नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मोहनदास करमचंद गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के कुछ चुने हुए हिस्सों पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। ये उनके अपने शब्द हैं जो उनके जीवन के कुछ शुरुआती तजुर्बों और अंदरूनी कश्मकश पर रोशनी डालते हैं। बिल्कुल। और हमारा इरादा यहाँ किसी महात्मा की छवि का विश्लेषण करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इन लेखनों से ये समझना है कि शुरुआती अनुभव, निजी संघर्ष और फिर उन पर जीत पाने की कोशिशें ये कैसे किसी व्यक्ति के उसूलों और जीवन के रास्ते को आकार देती हैं। हाँ, और जाहिर है ये पूरी किताब से लिए गए महज कुछ अंश है, पूरी कहानी नहीं। हाँ, बिल्कुल, बस कुछ जल क्या है। तो चलिए सीधे इन प्रयोगों और अनुभवों की दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इंग्लैंड में उनके छात्र जीवन के दिनों से। उन्होंने लिखा है कि वो काफी शर्मीले थे, बहुत ज्यादा अजनबियों से बात करने में झिझकते थे। यहाँ तक कि उन्होंने लिखा है जहाज पर स्टुअर्ट से बात करने में भी उन्हें दिक्कत होती थी। और सार्वजनिक रूप से बोलने में तो घबराते ही थे। लोगों से घुलने मिलने में काफी परेशानी महसूस करते थे। हाँ, और ये शर्मीलापन सिर्फ बातचीत तक नहीं था, खाने की मेज पर भी। उन्होंने जिक्र किया ना कि कैसे कांटे छुरी का ठीक से इस्तेमाल नहीं आता था। तो अच्छा। हाँ, तो वो सबके साथ डाइनिंग हॉल में खाने जाने से कतराते थे, सोचते थे मजार बनेगा या कुछ। तो फिर खाते कैसे थे? अक्सर अपनी कोठरी में ही। वो इंग्लैंड के लिए साथ में कुछ मिठाई वगैरह ले गए थे, तो उसी से काम चला लेते थे। अरे, ये तो उस छवि से बिल्कुल अलग है जिसे हम बाद में जानते हैं। मतलब लाखों लोगों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। बिल्कुल, एकदम विपरीत। और ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी इस भीरुता पर, जैसा वो कहते हैं, कैसे काम किया। दिलचस्प बात यह है कि बाद में वो इसी झिझक को अपनी ढाल भी बताते हैं। ढाल कैसे? उनका मानना था कि इसी झिझक की वजह से उन्होंने कम बोलना सीखा, शब्दों को तोलना सीखा। शायद यही चीज बाद में उनके मौन विरोधों में या कम शब्दों में गहरी बात कहने की ताकत बनी। हाँ, ये तो है। मतलब एक कथित कमजोरी को उन्होंने एक तरह से आत्म अनुशासन से अपनी पहचान बना लिया। सही बात। वाकई ये दिलचस्प है। लेकिन इंग्लैंड की ये सामाजिक झिझक एक बात थी, दक्षिण अफ्रीका में तो मामला बिल्कुल अलग था। वहां तो अन्याय से सीधा टकराव हुआ। हाँ, वो ज्यादा कठोर यथार्थ था। वो पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन वाली घटना बहुत मशहूर है। हाँ, जहाँ पहली श्रेणी का टिकट था उनके पास। बिल्कुल, फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो कुली थे, मतलब भारतीय थे। और वो अकेली घटना नहीं थी। फिर चार्ल्स टाउन जाते हुए घोड़ा गाड़ी में। हाँ, वहां उन्हें बाहर कोचवान के बगल में बैठने को मजबूर किया गया, अंदर जगह होते हुए भी। और हद तो तब हो गई जब अंदर बैठे गोरे इंचार्ज को सिगरेट पीनी थी, बाहर हवा खानी थी, तो गांधी को कोचवान के पैरों के पास बैठने को कहा गया, गंदे बोरे पर। और जब उन्होंने इनकार किया तो उस आदमी ने उन्हें पीटा, तमाचे मारे, बांह पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश की। ये सिर्फ बुरे अनुभव नहीं थे, ये अपमानजनक थे। हाँ, और यही वो पल थे, वो मोड़ थे जिन्होंने उनके अंदर नस्लीय भेदभाव और अन्याय के खिलाफ लड़ने के इरादे को, अब कह सकते हैं, फौलादी बना दिया। यहीं से सत्याग्रह के रास्ते की नींव पड़ी। बाहर की दुनिया में ये कड़वे संघर्ष चल रहे थे और साथ ही गांधी अपने अंदरूनी और निजी जीवन में भी प्रयोग कर रहे थे, है ना? सत्य के प्रयोग। बिल्कुल। उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति अपने शुरुआती रवैये के बारे में बहुत ईमानदारी से लिखा है। हाँ, वो पढ़ते हुए लगता है कि कितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी कमियां बताई हैं। जैसे एक पति के तौर पर उनमें ईर्ष्या और संदेह का भाव था। और कस्तूरबा पर अपना अधिकार जताते थे, यहाँ तक कि गुस्से में उन्हें मायके भेजने की बात भी लिखी है। लेकिन फिर यहीं पर उनके प्रयोग दिखते हैं। बाद में उनके नजरिए में बदलाव आया। हाँ, खासकर जब अहिंसा की समझ गहरी हुई। वो मानने लगे भी पत्नी दासी नहीं बल्कि जीवन की सहचारिणी है, सहधर्मिणी है, हर सुख दुख की बराबर की साथी। और इसी तरह का एक और बड़ा निजी फैसला था ब्रह्मचर्य अपनाने का। जी। सार्वजनिक सेवा के लिए इसका विचार उन्हें जुलू विद्रोह के दौरान घायलों की सेवा करते हुए और पक्का हुआ। उन्हें लगा कि संतान पैदा करना और परिवार पालना ये जन सेवा के उनके बड़े लक्ष्य में बाधा बनेगा। ये एक तरह से निजी जीवन को पूरी तरह सार्वजनिक उद्देश्य के लिए समर्पित करने का उनका अपना तरीका था। सत्य के साथ उनका एक और प्रयोग। बिल्कुल। तो निजी जीवन में इस तरह के आत्म अनुशासन और सिद्धांतों को ढालने के बाद हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने इन्हीं उसूलों को सार्वजनिक क्षेत्र में लागू किया। अहमदाबाद मिल मजदूरों की हड़ताल इसका एक बड़ा उदाहरण है। हाँ, जब उन्होंने पहली बार सार्वजनिक उपवास का सहारा लिया। वो हड़ताल 21 दिन चली थी और मजदूरों का जोश ठंडा पड़ने लगा था। वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार दिख रहे थे। तभी गांधी ने उपवास शुरू किया, लेकिन इसमें भी एक नैतिक दुविधा थी जिसका उन्होंने खुद जिक्र किया है। अच्छा, क्या दुविधा थी? उनका उपवास असल में तो मजदूरों को उनके संकल्प पर टिकाए रखने के लिए था। बिल्कुल, उनकी कमजोरी के खिलाफ। लेकिन
लेकिन उसका असर मिल मालिकों पर पड़ना तय था। हाँ, बिल्कुल। और गांधी मानते थे कि इस तरह मिल मालिकों पर दबाव डालना, वो भी उनके अपने उपवास के जरिए, ये एक किस्म की ज्यादती या शायद अहिंसा के सिद्धांत के खिलाफ भी हो सकता है। ये बात उनके सिद्धांतों की जटिलता दिखाती है। मतलब वो कितने बारीक स्तर पर चीजों को परख रहे थे। सही कहा। उनके लिए सत्य और अहिंसा महज नारे नहीं थे, वो लगातार चलने वाले प्रयोग थे जिनमें नैतिक कशमकश शामिल थी। तो गांधी के अपने शब्दों से चुने गए ये चंद लम्हे दिखाते हैं कि कैसे शर्मीलेपन जैसी निजी सीमाओं को लांघना हो या अन्याय का डटकर सामना करना, या फिर निजी और सार्वजनिक जीवन में लगातार नैतिक प्रयोग करना, हाँ, ये सब उनके सिद्धांतों और उनके अनोखे तरीकों के विकास का मतलब एक अटूट हिस्सा थे। बिल्कुल। और ये अंश हमें याद दिलाते हैं कि बड़े विचार या बड़े बदलाव जो होते हैं वो अक्सर बहुत ही निजी संघर्षों से निकलते हैं, कमजोरियों पर जीत पाने की कोशिशों से, लगातार आत्ममंथन से जन्म लेते हैं। हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि किसी के अपने जीवन में सत्य के प्रयोग के क्या मायने हो सकते हैं, या फिर हम अपनी तयशुदा सीमाओं को कैसे चुनौती दे सकते हैं या देते हैं। निश्चित रूप से ये सोचने के लिए एक अहम नुक्ता है। आज की इस गहरी पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।